नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 4 जनवरी 2026। पिछले 2 दिनों में कानूनी दुनिया में काफी हलचल रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। हाँ, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आज हम सिर्फ आपको हेडलाइंस की एक लिस्ट नहीं देंगे। इसके बजाय हम कोशिश करेंगे कि इन खबरों के पीछे छिपे जो बड़े पैटर्न्स हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर असली कहानी सुर्खियों में नहीं बल्कि उनके बीच के कनेक्शन में छिपी होती है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे हमारी अदालतें टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार, व्यक्तिगत आजादी के पुराने सवालों और न्याय के मानवीय चेहरे से एक साथ जूझ रही हैं। सही कहा। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस विषय पर बात करते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, टेक्नोलॉजी। हाँ, और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो खबरें आई हैं वो सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी है। बॉम्बे हाई कोर्ट का वो मामला जहां अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की AI जेनरेटेड डीप फेक तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया गया। अदालत ने खुद इसे बेहद परेशान करने वाला कहा। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का मामला नहीं है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। यही सबसे चिंता की बात है। और यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा क्या कहते हैं फैसिनेटिंग है वो है अदालत के रिस्पॉन्स की रफ्तार। अच्छा, देखिए, डीप फेक या AI को लेकर हमारे पास अभी कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। सही है। लेकिन अदालत ने नए कानून बनने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने मानहानि, निजता के अधिकार और उत्पीड़न से जुड़े जो मौजूदा कानून है उन्हीं को इस नई चुनौती पर लागू कर दिया। मतलब पुराने हथियारों से ही नई लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल। और ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत है कि न्यायपालिका नई तकनीक के दुरुपयोग को लेकर चुप नहीं बैठेगी। हाँ। और ये समस्या कितनी बड़ी हो गई है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को भी, हाँ, उनको भी अपने एक AI जनरेटेड फेक वीडियो पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देनी पड़ी। मतलब ये आग की तरह फैल रहा है। लेकिन ये तो हुई किसी की पहचान और प्रतिष्ठा पर हमले की बात। इसी डिजिटल दुनिया में एक और बड़ी लड़ाई चल रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। हाँ, बौद्धिक संपदा की। और उस लड़ाई में भी अदालतें एक नया और कह सकते हैं एक स्मार्ट हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। आप दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश की बात कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाले? हाँ, बिल्कुल। जो स्ट्रेंजर थिंग्स और स्क्विड गेम जैसे शो की अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश, हाँ। वो कोई साधारण आदेश नहीं है। अच्छा, इसमें क्या खास है? मतलब पायरेसी साइट्स को ब्लॉक करने के आदेश तो पहले भी आते रहे हैं। खास है इसके पीछे की तकनीक, जिसे कहते हैं डायनामिक इंजंक्शन। डायनामिक इंजंक्शन? हाँ, इसे ऐसे समझिए। पहले क्या होता था कि नेटफ्लिक्स से एक वेबसाइट, मान लीजिए moviesfree.com को ब्लॉक करवाता था और पायरेसी करने वाले अगले ही दिन दूसरी वेबसाइट शुरू कर देते थे moviesfree.net के नाम से। अच्छा, तो फिर से पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू करो। एग्जैक्टली। ये तो वैक-कमोल जैसा खेल था, एक को मारो दूसरा कहीं और से निकल आता है। समझ गए। तो डायनामिक इंजंक्शन का मतलब है कि अब उन्हें हर नई वेबसाइट के लिए दोबारा कोर्ट नहीं आना पड़ेगा। सही पकड़ा। अब उसी पुराने आदेश के तहत वो नई वाली मिरर वेबसाइट्स को भी ब्लॉक करवा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। बहुत प्रैक्टिकल। और ये दोनों मामले, डीप फेक और पायरेसी, एक ही बड़ी कहानी कहते हैं कि हमारी अदालतें अब टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक चुनौती की तरह नहीं देख रही, बल्कि वो कानूनी समाधान भी तकनीकी रूप से उतनी एडवांस बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये दिखाता है कि कानून कैसे समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। टेक्नोलॉजी की इन चुनौतियों से हटकर अब उस क्लासिक कानूनी लड़ाई पर आते हैं जो हमेशा से अदालतों की केंद्र में रही है, एक व्यक्ति की आजादी और राज्य की शक्ति के बीच का संतुलन। और इस हफ्ते तो सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश मामले में, हाँ, उमर खालिद और शर्जील इमाम और अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर फैसला आना है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है और इसका महत्व सिर्फ इन आरोपियों की जमानत तक सीमित नहीं है। ये मामला UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे कड़े कानूनों के तहत जमानत के सिद्धांतों की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और UAPA में जमानत मिलना तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल। शर्त ही बहुत सख्त है। अदालत को ये देखना होता है कि क्या पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, अभियोजन के आरोप सच लगते हैं कि वे दोषी हैं या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सिर्फ ये कि क्या पहली नजर में उन पर लगाए गए आरोप सच लगते हैं। अगर हाँ, तो जमानत नहीं मिलेगी। सही। ये जमानत हासिल करने के लिए एक बहुत ऊंची दीवार है। और ये
पारंपरिक निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो के सिद्धांत से अलग है। यहाँ बोझ एक तरह से आरोपी पर आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से इस ऊंची दीवार की ऊंचाई तय करेगा। बिल्कुल। कि इसे कितना ऊंचा माना जाना चाहिए, खासकर जब मामला किसी बड़ी साजिश का हो, जहां सबूत अक्सर सीधे नहीं होते। ये फैसला भविष्य के कई यूएपीए मामलों के लिए एक नजीर बनेगा। और जांच एजेंसियों की शक्ति और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल सिर्फ इसी मामले में नहीं उठ रहे। हाँ, छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी खबर है। हाँ, जहां हाई कोर्ट ने शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत देते हुए ईडी और ईओडब्ल्यू पर कड़ी टिप्पणी की है। और वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों की पिक एंड चूज अप्रोच पर सवाल उठाया। पिक एंड चूज मतलब? चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार करना। हाँ। अदालत ने साफ कहा कि सिलेक्टिव अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये न्याय के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी को टारगेट करने वाली नहीं। तो दोनों ही मामले, चाहे दिल्ली का यूएपीए केस हो या छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, एक ही बड़े सवाल पर रोशनी डाल रहे हैं। हाँ, कि कानून कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य की अपार शक्ति के सामने संतुलित करने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। सही कहा। और ये संतुलन बनाए रखना ही अदालतों का सबसे बड़ा काम है। ये एक रिमाइंडर है कि जांच प्रक्रिया भी कानून के शासन के अधीन है, उससे ऊपर नहीं। इन हाई प्रोफाइल राजनीतिक और तकनीकी मामलों के बीच कभी-कभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो हमें कानून के मानवीय पहलू की याद दिलाते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक मामला जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। आप उस बलात्कार पीड़िता वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? था, बिल्कुल। अदालत ने महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से कहा कि वो उस पीड़िता को अपने यहाँ कोई अंशकालिक भूमिका जैसे पैरालीगल वॉलंटियर या लोक अदालत सदस्य देने पर विचार करें। ये बहुत ही अनोखा और संवेदनशील कदम है। बहुत ही अनोखा। ये न्याय के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडिया को दिखाता है, जिसे रेस्टोरेटिव जस्टिस यानी पुनर्स्थापनात्मक न्याय कहते हैं। रिस्टोरेटिव जस्टिस। हाँ, इसका फोकस सिर्फ अपराधी को सजा देने पर नहीं होता, बल्कि पीड़ित के जख्मों को भरने, उसे फिर से समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उसे सशक्त बनाने पर होता है। तो अदालत कह रही है कि जिस सिस्टम ने उसे न्याय दिलाया, अब वही सिस्टम उसे अपने पैरों पर खड़े होने में भी मदद करे। बिल्कुल। ये न्याय को अधिक मानवीय और समग्र बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सोच तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या हमारे कानूनी सेवा प्राधिकरणों के पास इसके लिए संसाधन है? ये एक बहुत जायज सवाल है। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन अदालत के निर्देश का महत्व उसके इरादे में है। ये सिस्टम को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। शायद तुरंत बड़े बदलाव न हो, लेकिन ये एक बीज बोने जैसा है। और अधिकारों की ये लड़ाई सिर्फ पीड़ितों तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में युवा वकीलों का एक मामला भी आया। हाँ, जिन्हें AIBE मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट लंबित होने की वजह से बार काउंसिल की वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये मामला भी प्रक्रियात्मक देरी और उसके नतीजों से जुड़ा है। ये एक सीधा सवाल उठाता है कि क्या प्रशासनिक सुस्ती की वजह से किसी के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा सकते हैं? ये दिखाता है कि न्याय का मतलब सिर्फ बड़े संवैधानिक सवाल नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर की छोटी-छोटी निष्पक्ष प्रक्रियाएं भी हैं। और शायद इसी बड़ी सोच को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने एक बयान में समेटा है। हाँ, उन्होंने कहा कि कानून आपको पुरस्कृत करने से पहले आपकी परीक्षा लेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने मध्यस्थता मतलब मीडिएशन पर बहुत जोर दिया। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर विवाद के लिए पूरी सुनवाई की जरूरत नहीं है। मतलब तारीख पर तारीख वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। CJI का यही संदेश है। उनका बयान असल में पूरी भारतीय न्यायपालिका के लिए एक विजन स्टेटमेंट जैसा है। वो कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ केस खत्म करना नहीं, बल्कि विवाद सुलझाना होना चाहिए। और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक रास्ते इसमें मदद कर सकते हैं। हाँ, वो अदालतों का बोझ कम करते हैं और अक्सर दोनों पक्षों के लिए एक बेहतर समाधान भी देते हैं। ये न्याय को और सुलभ, सस्ता और कम एडवर्सरियल बनाने का एक प्रयास है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारतीय अदालतें टेक्नोलॉजी की रफ्तार, व्यक्तिगत आजादी के गहरे सवालों और न्याय के मानवीय पक्ष से एक साथ जूझ रही हैं। एक तरफ डीप फेक और डायनामिक इंजंक्शंस जैसे भविष्य के मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ यूएपीए और जांच एजेंसियों की जवाबदेही जैसे संविधान के बुनियादी सवाल। बिल्कुल। और अगर इन सभी धागों को एक साथ जोड़े तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। आज की चर्चा से एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है, बताइए,
कि जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल और जटिल होती जा रही है, क्या हमारे पारंपरिक कानूनी अधिकार, खासकर निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार, उतने ही सुरक्षित हैं कितने पहले थे? गहरा सवाल है। या फिर जैसा हमने आज के मामलों में देखा, अब हमारी पहली रक्षा पंक्ति मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस संसद द्वारा बनाए गए नए कानून नहीं, बल्कि हमारी अदालतें बन गई हैं, जो पुराने कानूनों की नई व्याख्या करके हमें तुरंत राहत दे रही हैं। हाँ बिल्कुल। क्या अब अदालतों पर ये जिम्मेदारी आ गई है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज के आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे कानूनी दुनिया की और भी गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार।